नमस्कार। हम ज्ञान सुधा पर हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र संबंधी विविध पक्षों का यहाँ परीक्षा उपयोगी अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर। साहित्य इतिहास लेखन पर हम बात कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की कौन-कौन सी पद्धतियाँ हैं, चाहे वो विधेयवादी पद्धति रही हो, वर्णानुक्रम पद्धति रही हो या जो प्रवृत्ति विशेष को अपनाते हुए जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उन सभी पद्धतियों पर हमने चर्चा की। हमने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर बात की और उसमें हमने जाना कि किस प्रकार गारसद तासी के इस्तवार दला लितरेतुर एंदु ये हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वहाँ से शुरू होकर किस प्रकार इतिहास लेखन का जो क्रम है वो जॉर्ज ग्रियर्सन से होता हुआ, मिश्र बंधुओं से होता हुआ अन्यान्य साहित्य इतिहास लेखकों द्वारा संपादित किया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों की हम बात कर चुके थे। हम बात कर चुके थे जो आधुनिक इतिहासकार हैं जिसमें हमने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 ईस्वी, फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर हमने बात की। रामकुमार वर्मा हम जानते हैं जैसे कि छायावादी कवि है और उनके इस इतिहास ग्रंथ में काव्यात्मक भाषा खासा आकर्षित करती है। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा कि प्रसाद द्विवेदी ने यूँ तो कोई इतिहास ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा, लेकिन उनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, उसमें साहित्य इतिहास की दृष्टि भी वहाँ पर मिलती है। वो इतिहास की परंपरा को विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं और इस तरह से हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल महत्वपूर्ण ग्रंथ वहाँ पर सामने आते हैं। यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित एक इतिहास ग्रंथ जो कि 16 खंडों में आता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जानते हैं नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 16 जुलाई 1893 ईस्वी है और इस सभा द्वारा साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है। ये इतिहास ग्रंथ हम जानते हैं 16 खंडों में विभक्त है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विस्तृत भूमिका प्रदान करता है। इस इतिहास ग्रंथ की खूबी देखें तो इसमें हर कालखंड की साहित्यिक प्रवृत्तियों को तद्युगीन परिस्थितियों के मद्देनज़र वहाँ भली-भाँति विवेचित किया गया है और इस प्रकार साहित्य इतिहास के क्रम को ये जो ग्रंथ है वो पूर्णता प्रदान करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 दिसंबर 1957 ईस्वी को इसका प्राकथन लिखा था। तो इसका जो भूमिका है वो प्राकथन जो है राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है और ये 3 दिसंबर 1957 ईस्वी को लिखी गई है। इस ग्रंथ का विमोचन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में है। इसका नाम दिया गया हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और ये 16 भागों में है। इन 16 भागों का सिलसिलेवार अध्ययन हम आज करेंगे और साथ ही आदिकाल जो पहला काल है हिंदी साहित्य का उसके नामकरण पर भी हम बात करेंगे। जो पहला भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका, उसके संपादक राजवली पांडे हैं और वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित होता है। दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास, इसमें हिंदी भाषा के विकास क्रम पर बात की गई है। इसके संपादक धीरेन्द्र वर्मा है और 1965 ईस्वी में ये ग्रंथ आता है। तीसरा जो भाग है वो आदिकाल है और इस आदिकाल में संवत 1400 तक के काल की बात की गई है, के समय की बात की गई है। इसके संपादक करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह है। 1983 ईस्वी में ये ग्रंथ सामने आता है। चौथा जो भाग है वो है भक्ति काल और उसमें निर्गुण भक्ति का समावेश किया गया है। इसका समय 1400 से 1700 विक्रम संवत परशुराम
जो चतुर्वेदी है जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है और 1968 ईस्वी में ये ग्रंथ प्रकाशित होता है। इसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं जिन्होंने भक्ति काल पर महत्वपूर्ण संत काव्य परंपरा पर महत्वपूर्ण काम किया है। भक्ति काल 5वां ग्रंथ भी भक्ति काल नाम से ही है और ये सगुण भक्ति को सामने लेकर आता है। इसमें भी 1400 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत की बात की गई है। इसके संपादक डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा और डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक हैं जो 1974 ईस्वी में इस ग्रंथ को लेकर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है ये हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में यदि ये माने तो। इसके पश्चात रीतिकाल नाम से छठा भाग आता है जिसमें रीतिबद्ध काव्यधारा को समावेशित किया जाता है। इसमें 1700 से 1900 विक्रम संवत की बात है और डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक 1958 ईस्वी में ये ग्रंथ सामने आता है। इसके पश्चात रीतिकाल में ही रीति मुक्त काव्यधारा को लेकर 7वां भाग 1700 से 1900 विक्रम संवत के कालखंड को समावेशित करता हुआ डॉक्टर भगीरथ मिश्र लेकर आते हैं और ये 1972 ईस्वी में सामने आता है। 8वां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान जिसमें भारतेंदु युग को समावेशित किया गया है। इसका समय संवत 1900 से संवत 1950 को शामिल किया गया है और इसके संपादक विनय मोहन शर्मा हैं। 1972 ईस्वी में ये सामने आता है। 9वां भाग जो है हिंदी साहित्य का परिष्कार जो द्विवेदी युग जिसे हम कहते हैं और इसका समय है 1950 विक्रम संवत से 1975 विक्रम संवत और इसके संपादक सुधाकर पांडे हैं जो 1977 ईस्वी में ये ग्रंथ लेकर आते हैं। उत्कर्ष काल काव्य के संदर्भ में 1975 विक्रम संवत तक की अवधि को समावेशित करता हुआ डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और रामेश्वर शुक्ल अंचल लेकर आते हैं 1971 ईस्वी में ये ग्रंथ संपादित होता है। यह ईस्वी है ये बात ध्यान रखें, हम संवत की बात कर रहे हैं विक्रम संवत की और 1971 ईस्वी का ये प्रकाशन वर्ष है। उत्कर्ष काल नाटक की दृष्टि से 1975 विक्रम संवत से 1995 विक्रम संवत की अवधि को समावेशित किया गया है। सावित्री सिन्हा और दशरथ ओझा ये लेकर आते हैं और 1972 ईस्वी इसका समय है। उत्कर्ष काल कथा साहित्य की दृष्टि से यदि हम देखें उपन्यास और कहानियों की दृष्टि से जिसमें 1975 से 1995 विक्रम संवत का कालखंड है डॉक्टर निर्मला जैन लेकर आती है 1984 ईस्वी में। उत्कर्ष काल समालोचना निबंध और पत्रकारिता की दृष्टि से कालखंड वही 1975 विक्रम संवत से 1995 विक्रम संवत और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांश 1965 ईस्वी में लेकर आते हैं। अद्यतन काल 1975 से 1995 विक्रम संवत इसके संपादक हरवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया हैं। 1970 ईस्वी में ये ग्रंथ सामने आता है। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य इसके संपादक नगेंद्र 1979 ईस्वी में सामने आता है और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य जिसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन संपादित करते हैं और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और 1960 ईस्वी में ये ग्रंथ आता है। तो इस प्रकार ये 16 भागों में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा जाता है और इस प्रकार ये इतिहास लेखन की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण काम है जो संपादित किया जाता है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा और इसमें हर कालखंड साहित्यिक प्रवृत्तियों और तदयुगीन परिस्थितियों की भली भांति विवेचना यहाँ पर की गई है। अब यदि हम बात करें, ये तो हमने इतिहास ग्रंथों की बात की और जब हम इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं तो हमने जाना कि जो यदि ये इतिहास ग्रंथों को देखें और महत्वपूर्ण तथ्य यदि देखें तो ये हमें जानना होगा कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लेखक है वो गारसद तासी थे, ये निर्विवाद है। और यदि एक और तथ्य देखें कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक यदि देखा जाए तो ग्रियर्सन आते हैं और उसके पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल लिखते हैं उसमें भी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। गारसद तासी का हमने देखा वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हैं
मिश्र बंधु विनोद कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो विधेयवादी पद्धति के अनुसार साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन हमें ये साथ ही ये भी ध्यान पर रखना चाहिए कि उत्तर भारत की संत परंपरा जो परशुराम चतुर्वेदी लेकर आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी यहाँ पर लिखे गए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इतिहास लेखन की परंपरा में आते हैं। और इन इतिहास लेखन को देखते हैं तो जिनमें जो काल विभाजन किया जाता है वो ये सर्वमान्य रहा है कि आदिकाल 700 से 1450 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1450 से 1750 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1750 से 1800 ईस्वी, 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आगे, जिसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति प्रयोगवाद, नई कविता, नवलेखन युग, इस तरह से कई कालखंडों में विभाजित किया जाता है। हम आदिकाल या वीरगाथा काल नाम से सुशोभित जो पहला कालखंड है हिंदी साहित्य का इतिहास का, जिसे 1075 से 1375 विक्रम संवत तक माना गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके आज नामकरण पर बात करेंगे। जैसा कि हम आदिकाल को देखते हैं तो आदिकाल में अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। जब हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसमें विजयपाल रासो की बात आती है, हम्मीर रासो की बात आती है, कीर्ति लता की बात आती है और कीर्ति पताका की बात आती है। तो ये चार जो काव्य हैं वो अपभ्रंश काव्य में आते हैं। इसी तरह जब देश भाषा काव्य की बात करते हैं तो खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, और परमाल रासो। ये महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, ये परमाल रासो जिसे आला खंड भी कहा जाता है, आला का मूल रूप कहा जाता है। साथ ही खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो ये जो 12 ग्रंथ हैं, 8 देशभाषा काव्य और 4 अपभ्रंश काव्य, इस तरह बांटा गया है। समूचे आदिकाल के यदि इसके साहित्य को देखें तो यहाँ पर 12 ग्रंथ मूल रूप से मिलते हैं और शुक्ल भी इसी आधार पर आदिकाल का विभाजन करते हैं, भाषा के आधार पर विभाजन करते हैं, क्योंकि भाषा के आधार पर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। और इन 12 ग्रंथों के आधार पर ही अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है और इन 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण भी शुक्ल वीरगाथा काल करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सभी वीर गाथात्मक है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथात्मक ही रखा जा सकता है। तो इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर वे आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हैं कि इनमें से अंतिम 2 अर्थात खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली और बीसलदेव रासो को छोड़कर सभी वीर गाथात्मक है, इसलिए आदिकाल का नाम वीर गाथा काल होना चाहिए। ये बात शुक्ल कहते हैं, इसलिए शुक्ल यहाँ पर
जो बात कहते हैं वो वीर गाथा काल नाम लेकर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यदि बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कालखंड को आदिकाल नामकरण देते हैं, क्योंकि आदिकाल की बात करें तो आदिकाल जो नाम है वो विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रारंभिक रूप की दृष्टि से आदिकाल नाम यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। क्योंकि यदि वीर गाथा काल नाम दे दिया जाता है या वीर गाथात्मक नाम दिया जाता है तो इस कालखंड में जो सिद्ध साहित्य या जो जैन साहित्य लिखा गया वो यहाँ पर गौण हो जाएगा या उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं होगा। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका नामकरण आदिकाल यहाँ पर देते हैं, क्योंकि आदिकाल नाम देने पर समूची प्रवृत्तियों को का समावेश इसमें हो जाता है। वे कहते हैं कि हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता या पाठक के चित्त में वह ये भाव पैदा करता है कि ये काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। तो यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो ये नाम बुरा नहीं है। अर्थात ये ध्यान नहीं आना चाहिए कि आदिकाल नाम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आदिम मनोभावों की सूचना दे रहा है, ऐसा नहीं है। पाठक यदि इस धारणा से सावधान रहे तो ये नामकरण बुरा नहीं है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह यदि हम देखें तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम देते हैं, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्योंकि चारण साहित्य प्रशंसात्मक साहित्य अधिक लिखा गया इसलिए इस प्रवृत्ति के आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये नाम देते हैं और कहीं ना कहीं वो ग्रियर्सन के इतिहास की शरण इसमें लेते हैं। बीज वपन काल, चूंकि बहुत सारी प्रवृत्तियां यहाँ पर बीज के रूप में बोई जा रही थी और पल्लवित हो रही थी, इसलिए बीज वपन काल है। सिद्ध सामंत युग साहुल सांकृत्यायन देते हैं, विभिन्न प्रकार की सामंती मानसिकता का परिचायक देते हुए यहाँ पर विश्वबंधु आरंभिक काल नामकरण करते हैं और इसी तरह गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल नामकरण करते हैं। अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में वो ये नाम देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार अनेक जो आलोचक हुए हैं उन्होंने आदिकाल के नामकरण का जो प्रयास किया है। उनके प्रस्तोता कौन कौन रहे हैं। चारण काल की यदि हम बात करें तो चारण काल ग्रियर्सन भी देते हैं, इसके प्रस्तोता ग्रियर्सन भी रहे हैं और वही उसी परंपरा का अनुसरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा करते हैं। इसी में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वीर काल जो नाम है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये नामकरण रखते हैं और वो भी कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल का अनुसरण करते हुए वीर गाथात्मक प्रवृत्ति को प्रधान मानते हुए ये नाम देते हैं। संधि काल या चारण काल नाम राम कुमार वर्मा ने दिया है। संधि काल भी नाम ध्यान रखें, विभिन्न प्रवृत्तियों का संधि स्थल होने के कारण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह जय काल जो नाम है वो रमा शंकर शुक्ल रसाल देते हैं, ये बात भी ध्यान रखें। रमा शंकर शुक्ल रसाल ये नाम देते हैं। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल सुमन राजे, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, उद्भव काल वासुदेव सिंह। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखे जाने चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग भी कहा है। तो ये सारा जो नामकरण से संबंधित जो बातें हैं वो हमें इन तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। आदिकाल के नामकरण पर हमने संक्षिप्त चर्चा की है। आदिकाल के नामकरण विषयक विभिन्न मतों पर और आगे हम बात करेंगे और इसका प्रवृत्तियों पर और पृष्ठभूमि पर आने वाले कालांशों में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।